नेक्स्ट कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स की हम बात करें तो दोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स विल बी सॉल्व्ड बाय नोडल एनालिसिस और केसीएल. सो इन दीज टाइप ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास उसी तरह से सारे ये एलिमेंट्स गिवन हैं. एंड इन सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, वी हैव करंट सोर्सेज. ओके, so arrows inside circular symbols represent these are the current sources. Okay, independent current sources हैं ये. अब केसीएल जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वी आर राइटिंग इक्वेशंस ऑफ करंट. इट इज किरचॉफ्स करंट लॉ. सो हमें हर एलिमेंट के करंट की इक्वेशन जो है वो लिखनी है. सो जब हम हर एलिमेंट के करंट्स की इक्वेशन लिखेंगे, सो देन द वेरिएबल विल बी द वोल्टेज. ओके, सो वोल्टेज विल बी द वेरिएबल, और वोल्टेज हमेशा एक नोड के अक्रॉस होगा. नोड मींस कोई ऐसा पॉइंट जहां पे मल्टीपल एलिमेंट्स आके कंबाइन हो रहे हो. ओके, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हो, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड. फॉर एग्जांपल जिस तरह के ये नोड 1 की बात करें तो ये पूरी की पूरी जो सा कंप्लीट जो मैंने एनसर्कल किया, दिस इज नोड 1. ओके, ये सारी नोड 1 है. सो इस सब को हम नोड इस तरह से कह रहे हैं कि इसी एक पॉइंट के ऊपर ये सारी अगर देखें तो ये सारा पॉइंट बेसिकली एक वायर है. ओके, सो वायर का मतलब है कि इसके क्रॉस जो सा वो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. नो रेजिस्टेंस मींस के जो वोल्टेज इस पॉइंट पे है वही वोल्टेज इस पॉइंट पे है और वही वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर भी है. ओके, सो ये सारी की सारी बेसिकली एक ही नोड है, एक ही पॉइंट है. और इस पॉइंट पे देखें तो एक ये वोल्टेज सोर्स कंबाइन हो रहा है. इसी तरह से ये इंडक्टर भी इस पॉइंट के ऊपर जो है वो कंबाइन हुआ है. और इसी तरह से ये रेजिस्टर भी इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर भी और ये रेजिस्टेंस भी. तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो इस एक पॉइंट के ऊपर कंबाइन हो रहे हैं, जिसको हम नोड कह रहे हैं, नोड 1 कह रहे हैं. सो इस नोड के ऊपर जो है वो बेसिकली कोई वोल्टेज होगा. नोड 1 है तो हम इसको V1 कह देते हैं कि इस जगह पे V1 वोल्टेज होगा. इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें, जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई सर्किट एलिमेंट आ जाए तो तब वो वहां पे वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा, वो डिफरेंट नोड हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट की बात करें, सो इस पॉइंट पे भी देखें तो इस ये पॉइंट और ये पॉइंट ये बेसिकली वायर ही कनेक्टेड है, ये एक ही पॉइंट है. सो यहाँ पे एक ही वोल्टेज होगा जिसको हम, इसलिए हम इसको नोड 2 कह रहे हैं. एंड फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज कौन सा, वो V2 हो जाएगा. अब V2 और V1, नोड 1 और नोड 2 डिफरेंट कैसे हैं? सो ये इस वजह से डिफरेंट है कि बीच में इनके दरमियान जो सा ये दो सर्किट एलिमेंट्स जो सा वो कनेक्टेड हैं. सो जब भी हम V1 वोल्टेज की बात करेंगे तो वो V2 पे पूरा वही वोल्टेज नहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि बीच में इन सर्किट एलिमेंट्स की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आएगा. और जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप आया तो V1 और V2 इक्वल नहीं रहे, हेंस दे बोथ आर डिफरेंट वोल्टेजेस. एंड डिफरेंट वोल्टेज होने की वजह से ये नोड भी डिफरेंट हो जाएंगे, नोड 1 एंड नोड 2. ओके, सो जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान कोई ना कोई सर्किट एलिमेंट आ जाए, सो दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट नोड. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात करूं तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये दो सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा जिसको हमने V1 कहा है, और इस पॉइंट पे वोल्टेज कुछ और होगा जिसको हमने V2 कह दिया है. ओके, इसी तरह से थर्ड हम ये पॉइंट देखें तो ये एक एंड पे एक वायर है कंप्लीट. ओके, सो ये भी एक डिफरेंट नोड है जिसको हमने रेफरेंस नोड कह दिया. इन अदर वर्ड्स वी कैन टेक इट एज ग्राउंड नोड. सो यहाँ पे भी वोल्टेज जो है वो V1 और V2 के हिसाब से डिफरेंट है, जिसको हमने ग्राउंड कह दिया है, और ये रेफरेंस नोड होगी. सो यहाँ पे भी देखें तो हम 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स जो सा वो कंबाइन हो रहे हैं. और ये पूरी की पूरी लाइन के ऊपर क्योंकि कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है तो ये एक ही सारी लाइन एक ही नोड कंसिडर होगी, रेफरेंस नोड. सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 नोड्स हैं. अब एक V1 नोड है, एक V2 नोड है और एक रेफरेंस नोड है. सो बेसिकली दो लाइव नोड्स हैं, V1 एंड V2, एंड वन इज रेफरेंस नोड ग्राउंड. ये अर्थ नोड है, ये ग्राउंड नोड इसको हम कह देते हैं. सो बेसिकली लाइव नोड्स के ऊपर जो सा वो नॉन जीरो वोल्टेज होगा V1 और V2 के ऊपर. ओके, अब क्योंकि हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो हम हर एलिमेंट के करंट की इक्वेशन लिखेंगे, एंड द आउटपुट वेरिएबल विल बी दिस वोल्टेज 1 एंड वोल्टेज 2. सो दीज नोड वोल्टेजेस आर बेसिकली output variables V1 and V2, and that's why we are saying it as nodal analysis, क्योंकि हम इसके ऊपर अब नोड के वोल्टेजेस फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर सिंप्लिसिटी अगर इसी सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं
तो इसको मैं फॉर सिंप्लिसिटी इस तरह से रीड्रॉ कर सकता हूँ। सो हेयर वी सी कि ये जो पूरी एक वायर थी, तो बेसिकली इसको मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए आपके ज़्यादा सिंपल करके बनाया कि ये पूरी वायर बेसिकली एक ही पॉइंट है। सो अगर मैं ये एक्स्ट्रा वायर बीच में से निकाल दूं तो बेसिकली ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स यहाँ पे इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं। ओके, ये वो करंट सोर्स, ये इंडक्टर, दो रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, तो ये सारे के सारे बेसिकली इस तरह से इस पॉइंट पे कनेक्ट होंगे और ये एक ही बेसिकली जो है वो नोड होगी। इसी तरह से और अगर इस पॉइंट को देखा जाए, सो यहाँ से भी एक्स्ट्रा वायर्स को अगर मैं खत्म कर दूं तो एक्चुअली ये एक ही नोड है और एक ही पॉइंट है V2, जहाँ पे ये चार सर्किट एलिमेंट्स जो है वो आके कंबाइन हो रहे हैं। ओके, सो बेसिकली वी हैव दीज टू लाइव नोड्स V1 एंड V2, और इसी तरह से ग्राउंड से भी अगर मैं ये एक्स्ट्रा वायर निकाल दूं तो ये एक ही बेसिकली पॉइंट पे आके पांचों एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, विच इज ग्राउंड नोड। ओके, सो ये रेफरेंस नोड ग्राउंड नोड हो जाएगी। So basically इस तरह से we have two live nodes V1 and V2 and one is ground node और reference node. So for simplicity मैं इनको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वोल्टेज जो सा वो नोड के ऊपर तब डिफरेंट होगा जब दो नोड्स डिफरेंट नोड्स होंगी, उनके दरमियान कोई सर्किट एलिमेंट आ जाएगा। तो सर्किट एलिमेंट आने की वजह से इन दोनों के वोल्टेजेस डिफरेंट हो जाएंगे एंड दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट नोड्स विद डिफरेंट लाइव वोल्टेजेस। सो बेसिकली अब जो मुझे KCL अप्लाई करना है तो KCL अक्रॉस अ नोड होता है। तो बेसिकली अब KCL के अकॉर्डिंग जो सा वो हर नोड के अंदर एंटर होने वाले करंट का समेशन विल बी इक्वल टू द लिविंग करंट समेशंस। ओके, सो अब बेसिकली हमें देखना है कि ये नोड V1 जो है, इस नोड के अंदर कितने करंट्स जो सा वो एंटर हो रहे हैं और कितने करंट्स लीव हो रहे हैं। इसी तरह से V2 नोड के लिए भी हमें देखना है कि नोड 2 के अंदर भी कितने करंट्स एंटर हो रहे हैं और कितने करंट्स लीव हो रहे हैं। तो इन इन सब करंट्स का समेशन इज इक्वल टू 0 आएगा अकॉर्डिंग टू KCL। ओके, सो अब यहाँ पे जो है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन जो सा वो देखना बहुत जरूरी है। तो करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन पूरे सर्किट में बनेगी, उसके अलावा और कोई भी करंट के फ्लो की डायरेक्शन यहाँ पे नहीं आएगी। सो नॉर्मली जो सा वो करंट के डायरेक्शन किस तरह से होगी कि करंट हमेशा फ्रॉम दी सोर्स फ्लो करना स्टार्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। सोर्स की जो एरो की डायरेक्शन दी हुई है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा इनटू द सर्किट एंड इवेंचुअली द करंट विल कम टू रेफरेंस नोड आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल द सर्किट एलिमेंट्स। ओके, सो सब सर्किट एलिमेंट से होता हुआ करंट जो है वो एट द एंड रेफरेंस नोड के अंदर आकर खत्म हो जाएगा। सो अब जब आप एलिमेंट्स के थ्रू करंट्स की डायरेक्शन देने लगेंगे तो सबसे पहले हमारा जो करंट की डायरेक्शन देखने के लिए काम स्टार्ट होगा वो होगा सोर्सेज से। सो आप सोर्सेज को सबसे पहले देखेंगे कि सोर्सेज की डायरेक्शन किस तरफ है और वहां से करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। सो नोड 1 के अंदर अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो V1 सोर्स है इसकी वजह से नोड 1 के अंदर करंट जो है वो एंटर होना है। ओके, सो ये एक करंट जो सा वो नोड 1 के अंदर इस V1 सोर्स से एंटर हो रहा है और फर्दर ये करंट आगे जो है वो बाकी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगा। सो नोड 1 के अंदर एक करंट एंटरिंग है V1 और उसके बाद ये करंट जो नोड 1 में एंटर हुआ तो ये बेसिकली इसमें से कुछ पार्ट ऑफ द करंट इस इंडक्टर की तरफ चला जाएगा, कुछ करंट जो सा वो इस रेजिस्टेंस में जाएगा, कुछ करंट इस कैपेसिटर में जाएगा और कुछ करंट जो सा वो इस रेजिस्टेंस में चला जाएगा। इसी तरह से जब हम सेकंड सोर्स को देखेंगे तो सेकंड सोर्स से जो करंट है वो बेसिकली रेफरेंस नोड की तरफ ही जा रहा है। सो बेसिकली ये करंट V2 जो सोर्स का करंट है ये तो डायरेक्टली रेफरेंस नोड में चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। अब नोड 2 के अंदर जो करंट एंटर होने हैं वो बेसिकली जो है वो ये करंट्स हैं जो कि रेजिस्टेंस की तरफ से आ रहा है नोड 1 के अंदर, एक ये करंट एंटर होगा और एक जो कैपेसिटर से आ रहा है एक ये करंट एंटर होना है। So these two are the entering currents in node 2 और इन दोनों करंट्स के एंटर होने के बाद अब नोड 2 से जो करंट जाना है तो कुछ करंट जो सा इस रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा जो कि रेफरेंस नोड में चला गया और कुछ करंट जो सा वो वोल्टेज सोर्स की तरफ इस करंट सोर्स की तरफ जाएगा जो कि यहाँ से फिर रेफरेंस नोड में जाएगा। और इवेंचुअली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये करंट, ये दो जो करंट्स हैं ये दो करंट्स भी इवेंचुअली रेफरेंस नोड में जा रहे हैं। सो ओवरऑल अब करंट के फ्लो का पूरे सर्किट के अंदर एक ही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सारे करंट्स जो सा वो पास होंगे। सो बेसिकली करंट जो बेसिकली फर्स्ट सोर्स से जो करंट स्टार्ट होगा वो करंट जो सा वो सर्किट के सारे एलिमेंट से होता हुआ बेसिकली रेफरेंस नोड में जाएगा और इस सोर्स का करंट तो डायरेक्टली जो सा वो रेफरेंस नोड में ही जा रहा है।
सो बेसिकली अब ये करंट की डायरेक्शन है, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसलिए अब हम इंडिविजुअली हर नोड के लिए जो सा वो करंट की इक्वेशंस लिखेंगे फॉर केसीएल इक्वेशंस आ जाएंगी। तो करंट की डायरेक्शंस लिखने के बाद, ये स्पेसिफाई करने के बाद, अब हमें हर एलिमेंट के करंट की जो इक्वेशन है वो लिखनी है, जिस तरह के हमने पहले ये इक्वेशंस देखी हैं। So you can also see the directions of current here in this simplified form of this circuit. So basically यहाँ से फर्स्ट सोर्स से V1 के अंदर करंट एंटर हुआ, which is further divided into 4 branches, एक यहाँ पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे और इस साइड पे। So basically this entering current is equal to summation of all these 4 leaving currents. इसी तरह से V2 के अंदर यही करंट आगे पास होगा। सो ये दो करंट्स जो सा वो V2 के अंदर एंटर होंगे, और ये करंट ये लीव होगा और एक ये सोर्स करंट लीव होगा। सो इस तरह से दो करंट जो सा वो V2 में एंटर हो रहे हैं और दो ही करंट लीव हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी विल बेसिकली डिफाइन द डायरेक्शंस ऑफ द करंट्स। और अब हम इन सारे एलिमेंट्स की जो है वो करंट की इक्वेशंस लिखेंगे फ्रॉम दिस टेबल। सो अब जब हम एलिमेंट्स के करंट्स की इक्वेशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इस 2 हेनरी के इंडक्टर की बात करते हैं। तो करंट ऑफ इंडक्टर इज बेसिकली दिस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन जो सा वो करंट की आ जाएगी, विच इज़ 1/L। सो यहाँ पे L इसकी इंडक्टेंस 2 है। सो इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे तो 1/2 इंटीग्रल VL by VL into dt। सो VL इज द वोल्टेज। अब वोल्टेज के लिए यहाँ देखना ये ज़रूरी है कि वोल्टेज क्या वोल्टेज लेंगे, V1 लेंगे या V2 लेंगे। सो बेसिकली इसके लिए जो सा वो बड़ा सिंपल सा रूल है कि आप इस एलिमेंट की जो दोनों लेग्स हैं उसको चेक करें कि वो दोनों लेग्स किन वोल्टेजेस के दरमियान कनेक्टेड हैं। सो एक तरफ ये वोल्टेज V1 के साथ कनेक्टेड है, एंड दूसरी लेग जो इसकी है वो बेसिकली रेफरेंस नोड 0 वोल्टेज के दरमियान कनेक्ट है। सो द वोल्टेज विल बी द नेट वोल्टेज। सो नेट वोल्टेज विल बी V1 माइनस 0। सो एक्चुअली ये सिर्फ V1 डिपेंडेंट होगा। सो इसकी इक्वेशन जो सा वो 1/2 इंटीग्रल V1 dt बनेगी, बिकॉज इट्स टू लेग्स आर कनेक्टेड बिटवीन V1 एंड रेफरेंस। ओके, सो इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स की इक्वेशन लिखते जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप बेसिकली इसकी देखते हैं, सो ये रेजिस्टेंस जो है I इज इक्वल टू V/R, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। सो इसके करंट की इक्वेशन में 3 इसकी 1/3 इसकी रेजिस्टेंस का पार्ट आ गया, एंड अगेन VR वोल्टेज। सो वोल्टेज के लिए अगेन फिर वही बात है कि इसके जो सा वो आप दोनों लेग्स को देखें कि ये किसके दरमियान कनेक्टेड है। सो वन पार्ट इज कनेक्टेड विद V1। सो एक इस रेजिस्टेंस की एक लेग V1 के साथ कनेक्टेड है और दूसरी लेग जो सा वो रेफरेंस 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। सो दैट मींस इट इज ओनली V1 डिपेंडेंट। ओके, सो दिस विल बिकम 1/3 इंटू V1। ओके, सो ये इसके करंट की इक्वेशन बन गई। इसी तरह से नेक्स्ट अब हम जब चलेंगे तो इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के केस में हम देखें तो 1/5 इनटू वोल्टेज। अब वोल्टेज के लिए इसकी जो है वो दोनों लेग्स को देखें। सो एक लेग इसकी V1 के साथ कनेक्टेड है, दूसरी लेग V2 के साथ कनेक्टेड है। तो अब ये V1 माइनस V2 होगा या V2 माइनस V1, इसके लिए आपको करंट की डायरेक्शन को देखना है कि करंट किस तरफ से किस तरफ को फ्लो कर रहा है, कौन सा हायर वोल्टेज है और कौन सा लोअर वोल्टेज है। सो यहाँ पे हमने बेसिकली देखा है कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो V1 से करंट बेसिकली इस रेजिस्टेंस के अंदर एंटर हो रहा है और V2 की तरफ लीव कर रहा है। सो दैट मीन्स कि V1 इज हायर। सो ये हायर वोल्टेज है, and V2 is lower voltage. So from higher to lower voltage जो सा वो करंट फ्लो करता है। सो बेसिकली दिस विल बी V1 माइनस V2। ओके, सो इसको V1 माइनस V2 हम लेंगे क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है इसमें वो V1 से V2 की तरफ है, जो कि हमने पहले ऑलरेडी देखा कि ये इस तरह से इसके करंट की डायरेक्शन आ रही है। ओके, सो इसके अलावा अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके करंट की साइन की। सो हायर और लोअर वोल्टेज को देख के हम चलेंगे। इसी तरह से जब हम इस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर का करंट है I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। सो C इज 4 इज इट्स कैपेसिटेंस,
और डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। सो अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज किसका होगा? अगेन वोल्टेज के लिए इसके देखें कि दोनों लेग्स किसके दरमियान है, तो एक V1 के साथ लेग है और दूसरी V2 के दरमियान है। सो अगेन इनका नेट वोल्टेज, एंड V1 इज हायर एंड V2 इज लोअर बिकॉज करंट की डायरेक्शन जो है वो V1 से V2 की तरफ है। सो देन दिस वोल्टेज विल बी डेरिवेटिव ऑफ V1 dV1 माइनस डी V1 माइनस V2 ओवर dt। ओके, सो ये इसकी बेसिकली जो सा वो करंट की इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली इस 6 ओम की रेजिस्टेंस को अगर देखें तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर, सो 1 ओवर आर इज 1 ओवर 6 एंड वोल्टेज। सो ये रेजिस्टेंस जो है वो V2 के साथ कनेक्टेड है और इधर से ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज ओनली V2 डिपेंडेंट। सो इसकी इक्वेशन जो बनेगी करंट की, दैट विल बी V2 ओवर 6। सो दैट्स हाउ अब सब एलिमेंट्स की हमने जो है वो करंट्स की इक्वेशन लिख दी हैं। सो इनकी अब ये जो करंट की इक्वेशंस हैं और इन्हीं एलिमेंट्स की करंट की इक्वेशंस को अब आगे हम यूज़ करते हुए बेसिकली जो है वो KCL की इक्वेशंस लिखेंगे। सो यहाँ पे जो सा वो करंट्स की डायरेक्शन भी जो है वो ज़रूरी है। ओके, सो जो कि हमने इस लोअर डायग्राम में आप देख रहे हैं, सिंप्लीफाइड डायग्राम के अंदर भी स्पेसिफाई कर दी हुई हैं। सो ये करंट की इसकी डायरेक्शंस होगी। सो इसी तरह से यहाँ पे भी सो दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द करंट। अब हम जो सा वो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए KCL की इक्वेशन लिखेंगे इन एलिमेंट्स के लिए। सो दिस इज द कंप्लीटेड सर्किट डायग्राम जिसमें हमने करंट की डायरेक्शंस भी स्पेसिफाई की हुई हैं, एंटरिंग करंट्स की और लीविंग करंट्स की भी, और इसी तरह से हर एलिमेंट के हमने वोल्टेज की इक्वेशन भी जो करंट की इक्वेशन भी हमने स्पेसिफाई कर दी है। सो अब इसी कंप्लीटेड सर्किट डायग्राम से हम आगे फर्दर जो है वो KCL की इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फॉर राइटिंग KCL इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हम नोड 1 की बात करें तो अब हर नोड के लिए जो सा वो KCL की इक्वेशन होगी कि इस नोड के क्रॉस करंट्स कैसे होंगे। सो सिंपली आप यहाँ पे KCL की इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, एंटरिंग करंट का समेशन विल बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द लिविंग करंट्स। सो नोड 1 के अंदर की बात करें तो बेसिकली नोड 1 में एंटरिंग करंट एक ही है विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड इट्स वैल्यू इज 12। सो इसको मैंने 12 लिख दिया। So this is only entering current, and all these fours are the living currents. So ये यहाँ पे आप एरो की डायरेक्शंस देख सकते हैं। सो ये चार जो सा वो लिविंग करंट्स हैं फ्रॉम नोड 1। सो एंटरिंग करंट एक ही है इज इक्वल टू समेशन ऑफ लिविंग करंट्स। सो समेशन ऑफ लिविंग करंट्स में अब आ जाएगा जी 1/2। इसमें क्योंकि हम एंटरिंग और लीविंग को अलग अलग लिख रहे हैं क्वालिटी के लिए, तो सबको आप पॉजिटिव करंट्स कंसिडर कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। सो 12 एक ही एंटरिंग इज इक्वल टू ऑल समेशन ऑफ ऑल लिविंग्स। सो 1/2 इंटीग्रल V1 dt प्लस V1/3 प्लस this capacitors voltage, capacitors current for dV1 minus V2 by dt, and this resistance voltage plus 1/5 V1 minus V2। सो ये इक्वेशन इस तरह से हमारे पास कंप्लीट होगी। अगेन अब इसके अंदर हम वही कन्वेंशन करेंगे कि हम सोर्सेज को एक तरफ लेके जाएंगे और जो बाकी पैसिव एलिमेंट्स हैं उनके करंट्स को हम एक तरफ लिखेंगे। सो कन्वेंशन यही है कि राइट साइड पे जो सा वो हमारे पास सोर्स चला जाएगा और लेफ्ट साइड पे सारे पैसिव जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 इज़ द सोर्स। सो 12 को राइट साइड पे रखेंगे, बाकी सारे जो करंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे और इस तरह से ये इक्वेशन कंप्लीट होगी। सो सी इस तरह से हम ये इक्वेशन फॉर KCL नेट एट नोड 1 कंप्लीट कर देंगे। सिमिलरली हम KCL एट नोड 2 लिखेंगे। अगेन फिर इसके लिए जो सा वो इक्वेशन लिखते हुए एंटरिंग करंट्स का समेशन इज इक्वल टू लिविंग करंट्स। सो नोड 2 के अंदर
बेसिकली ये दो करंट्स जो सा वो एंटरिंग करंट्स हैं। ओके, सो इन दो करंट्स को हम ऐड करेंगे, इक्वालिटी के एक तरफ लिखेंगे और बाकी उस तरफ। सो बेसिकली ये और ये दो करंट्स ऐड होंगे। सो दिस विल बिकम 1/5 V1 minus V2 plus 4 d by dt of V1 minus V2. So these are the both entering currents. So इनका summation will be is equal to summation of all leaving currents. So यहाँ पे दो leaving currents हैं अब। So दो leaving currents कौन कौन से हैं? एक ये source का V2 है which is sin t, and second one is this resistance current V2/6. So this will become V2/6 plus sin t. सो ये अब KCL फॉर सेकेंड नोड कंप्लीट हो गया। और इसमें भी अगेन अब हम इसको रीअरेंज इसी तरह से करेंगे कि सोर्स को इक्वालिटी के राइट साइड पे लिखेंगे, बाकी जो सा वो सारे पैसिव एलिमेंट्स के जो करंट्स हैं वो सारे लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये साइन टी हमारे पास सोर्स है तो ये राइट साइड पे ही है, ये यहीं रह जाएगा। सो V2/6 को जो सा वो हम बेसिकली लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। ओके, सो इस तरह से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। सो हेयर यू कैन सी this final equation for KCL at node 2. सो जब भी आप इक्वेशंस को रीअरेंज करके वोल्टेज करंट्स की वैल्यूज़ को जो सा वो इक्वालिटी के राइट या लेफ्ट पे लेके जाएंगे, सो उसमें ख्याल ये रखें कि आप जिस नोड के लिए बेसिकली इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, जिस नोड की इक्वेशन लिखी है, उस नोड के वोल्टेजेस की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हों, दूसरा बेशक नेगेटिव हो जाए। सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम नोड 2 के लिए लिख रहे हैं तो V2 के जो फैक्टर्स हैं उनको कोशिश करेंगे वो पॉजिटिव रहें, और बाकी जो सा वो V1 के बेशक नेगेटिव हो जाए। सो यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो V2/6 यहाँ पे पॉजिटिव है, और इसी को रीअरेंज करते हुए मुझे बेसिकली इस तरह से रीअरेंज करना पड़ेगा कि V2/6 यहीं पे रहे। यहाँ से जब बेसिकली जब मैं इसको ओपन करूंगा डेरिवेटिव को तो ये -4V2/dt है। सो इसको जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा सो देन दिस विल बिकम बेसिकली ये इक्वेशन इन्वर्ट हो जाएगी, साइन इसका चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम +4dV2/dt एंड -4dV1/dt। इसी तरह से ये जो करंट है इसको जब आप लेके जाएंगे इक्वालिटी के दूसरी तरफ तो V2 पॉजिटिव हो जाएगा और V1 नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बिकम again plus V2/5 minus V1/5। ओके, और इसी तरह से ये साइन टी जो सा इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा सो दिस विल बिकम माइनस साइन टी। सो ये चीज़ बेसिकली ख्याल इसमें रखना ज़रूरी है कि जिस तरह अगर आप नोड 1 की क्वेश्चन लिखेंगे तो V1 के फैक्टर्स आप देखें तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। ओके, सो V1 के फैक्टर्स को हमने पॉजिटिव रखा है, V2 के बेशक नेगेटिव हो जाएं और सोर्स दूसरी तरफ चला जाएगा। सो इसी कन्वेंशन को नोड 2 के अंदर भी हमने इक्वेशन लिखते हुए यही ख्याल की है। सो यहाँ पे हम देखें तो V2 के अब सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं और V1 के फैक्टर्स नेगेटिव हो गए हैं, और इसी तरह से सोर्स जो सा वो एक साइड पे चला जाएगा। सो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं इन सारे वोल्टेजेस को जो सा वो लेफ्ट पे लिख सकता हूँ और माइनस साइन टी जो सोर्स है वो राइट पे हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू विल राइट दी KCL इक्वेशंस फॉर ऑल दी नोड्स। सो रीअरेंज करने के बाद ये हमारे पास फाइनल जो है वो KCL की इक्वेशंस आ गई हैं फॉर V1 एंड V2, नोड 1 और नोड 2। अब अगेन जो सा यहाँ पे V1 और V2 जो सा दोज आर द वेरिएबल्स, सो वी विल रीअरेंज दीज इक्वेशंस एंड we will collect V1 and V2 terms separately, and we will make these simultaneous linear and time invariant integral differential equations. So by rearranging collecting V1 and V2 terms we will get these simultaneous LTI integral differential equations. So again simultaneous का मतलब है बेसिकली कि इसमें दोनों वेरिएबल्स दोनों इक्वेशंस में इन्वॉल्व हैं, V1 और V2 फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकेंड इक्वेशन में भी V1 और V2 है। सो वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, सो दैट्स व्हाई दीज आर दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसी तरह से लीनियर टाइम इनवेरिएंट, सो बेसिकली जितने भी फैक्टर्स के वेरिएबल्स के जो कांस्टेंट्स हैं, बेसिकली जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक तो उसमें लीनियर फंक्शन है
और उसमें कोई नॉन लीनियर नहीं है, फंक्शन नहीं है, मींस के साइन हो गया, कॉज हो गया, इस तरह के नॉन लीनियर फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। प्लस जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, सो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम कुछ भी हो ये कांस्टेंट्स की वैल्यू यही रहेंगी, सो दैट्स व्हाई दीज आर एलटीआई। okay, integral differential equations because it has both integrals and derivatives involved in same equation. So we will get these LTI, simultaneous LTI integral differential equations. So in next step, we just have to take the Laplace transform of these equations assuming zero initial conditions. So zero initial conditions के साथ इसका Laplace transform लेंगे और V1 और V2 के जो factors हैं हम उनको अलग अलग कर लें. So first equation का अगर हम Laplace लेते हैं, so you see 4 is constant here. अगर इस term की बात करें so 4 is constant and derivative of V1 by dt डी वन वी वन बाई डी टी का अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, सो डेरिवेटिव विल बी चेंज एज एस एंड वी वन विल बी वी वन ऑफ एस. Similarly, next 8 by 15 is the constant and v1 of s plus 1 by 2, and this integral is basically converted as 1 over s when we will take its Laplace transform, और v1 of s ये बन जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव है फॉर v2, सो विद जीरो इनिशियल कंडीशन हम इसको s v2 ऑफ s लिखेंगे. इसी तरह से इसका लेप्लास जो सा होगा वो v2 s ओवर 5 हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज द 12. सो 12 कांस्टेंट है, सो 12 कांस्टेंट के साथ 1 है, तो 1 का लेप्लास बेसिकली 1 ओवर s होता है. ओके, so this is basically actually 12 into 1. So when we will take its Laplace transform, so इसका Laplace transform basically क्या होगा कि 12 constant वैसे आ जाएगा and Laplace of 1, and Laplace of 1 is basically 1 over s. So this will become 12 over s. Okay, so ये basically इसका Laplace transform होगा. एंड सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन में भी अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस हम इसका लप्लास ले रहे हैं, तो माइनस 4 एस वी वन ऑफ एस माइनस वी वन ऑफ एस ओवर 5 प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ वी टू. सो बेसिकली डेरिवेटिव का एस आ जाएगा, फर्स्ट सिंगल डेरिवेटिव है तो एस एंड वी टू ऑफ एस प्लस 11 by 30 into v2 of s is equal to sin t. So sin t का लप्लास बेसिकली हमारे पास अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो sin ओमेगा t अगर हो, सो इसका अगर हम लप्लास ले रहे हैं, सो दिस लप्लास इज बेसिकली ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो ये लप्लास जो सा वो sin t का आ रहा है. सो माइनस इज कांस्टेंट हेयर और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, so omega is equal to 1 here. So its Laplace transform will be minus 1 over s square plus 1. Okay, so this will be the Laplace transform of second equation. So अब again हमने जो सा वो v1 के फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेना है और इसी तरह से v2 के फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेना है और सोर्स राइट साइड पे आ जाएगा. सो इस तरह से हम जो सा वो रीअरेंज करेंगे इन सारी टर्म्स को. So rearrange करने के बाद we will finally get equations with variables of with collected terms of v1 and v2. So अब जब हमारे पास v1 और v2 की collected terms आ गई हैं, so यहाँ पे अब मैं इनकी basically matrix form में लिख सकता हूँ. So when I will write this as matrix form, so basically this factor will become y11, this will be y12, this factor will be y21, this will be y22. This is basically first current source, this is I1, and this is second current source, this is I2. So that's how I will write these equations. So जब मैट्रिक्स फॉर्म में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को लिखा, सो ये हमारे पास बेसिकली बन गई. सो y11, y21, y12, y22. So basically y जो सा है, this is called admittance, this is opposite of impedance.
सो यू सी जब हमने v इज इक्वल टू आई जेड कहा था, सो z वाज द इम्पिडेंस, लेकिन जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट इज इक्वल टू 1/z into v. Okay, so 1/z is basically this factor is opposite of impedance, which is represented as y, and it is called admittance. Okay, so y ये y1 y12 y22 ये सारी admittances की वैल्यूज हैं, उनकी फॉर्म्स को हमने इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखा है. अच्छा, और यहाँ पे दूसरी बात ये देखने वाली है कि यहाँ पे अगेन देखें, सो जिस तरह से y12 और y21 को देखें, सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट नोड की इक्वेशन थी, मींस के v1 की इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के अंदर जो v2 का इफेक्ट आ रहा है बेसिकली विच इज y12, सो v2 की इक्वेशन में भी जो सा वो v1 का भी वही इफेक्ट है. ओके, सो -4s -1/5 -4s -1/5 ये क्रॉस में जो सा वो वैल्यूज सेम आनी जरूरी है. ओके, एंड दिस इज बिकॉज द शेयर्ड एलिमेंट बिटवीन दीज टू नोड्स. ओके, सो हमने देखा था कि v1 और v2 नोड के दरमियान जो सा वो एक जो सा वो रेजिस्टेंस 5 ओहम की शेड थी, और एक हमारे पास जो सा उसके अंदर कैपेसिटर जो है वो शेड था. सो इन्हीं दो एलिमेंट्स की वैल्यूज जो सी हैं वो दोनों के दरमियान शेड आ रही हैं V2 और V1 के दरमियान. सो V1 की इक्वेशन में V2 का फैक्टर और V2 की इक्वेशन में V1 का फैक्टर सेम होंगे क्रॉस में. ओके, सो ये हमने यहाँ पे देखा है एडमिटेंसेस को. सो ये सारी हमारे पास एडमिटेंसेस आ गई जिसमें y12 और y21 सेम एडमिटेंस है बिटवीन कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2. I1 इज बेसिकली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ड्राइविंग नोड 1. इसी तरह से I2 जो सा वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है विच इज ड्राइविंग नोड 2. ओके, सो यहाँ से अब आगे हम फर्दर जो सा वो इस मैट्रिक्स फॉर्म में जब हमने लिख लिया है, सो देन इस मैट्रिक्स नोटेशन को हम जो सा वो किसी भी मैथमेटिकल टेक्निक्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम इसको सॉल्व करके v1 या v2 वेरिएबल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अगेन वी आर यूजिंग क्रैमर्स रूल हेयर. सो फॉर क्रैमर रूल्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर एग्जांपल v2, सो फॉर v2 बेसिकली डिनोमिनेटर में जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा ऑफ ऑफ एडमिटेंस मैट्रिक्स. सो कंप्लीट एडमिटेंस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, और न्यूमिनेटर के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हमने v2 फाइंड आउट करना तो v2 का जो कॉलम है वो बेसिकली सोर्सेज के कॉलम से रिप्लेस हो गया. ओके, सो ये v1 का कॉलम था और ये v2 का कॉलम था. तो v2 अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो v2 के कॉलम की जगह करंट सोर्सेज का कॉलम रिप्लेस हो गया, और इसका भी अगर हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो देन सॉल्विंग this rational function we will get the final equation for v2. Similarly if we have to find out v1, so v1 फाइंड आउट करने के लिए v1 के जो कॉलम है न्यूमिनेटर में वहां पे हम जो सा वो सोर्सेज को रिप्लेस कर देंगे, और v2 के कॉलम एज इट इज आ जाएगा v2 के की एडमिटेंसेस के साथ, एंड देन वी विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट रैशनल फंक्शन सो टू गेट द वैल्यू ऑफ v1 ऑफ s. ओके, सो इस तरह से v1 ऑफ s भी निकल सकती है. So that's how we will use Cramer's rule in nodal analysis to find out the final complex equations of V1 or V2. Then we have this example problem, and in this example problem, you have to find out nodal equations for V1 and V2. So V1 V2 के लिए nodal equations लिखेंगे, and then final हम जो सा वो फर्स्ट वोल्टेज के लिए V1 of S के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसकी सिग्नल की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. So again we are given with this table of component properties. So component की इक्वेशंस के जो सा वो टेबल को यूज करते हुए अब हम जो है वो फर्दर जिस तरह से अभी पहले आपको एक्सप्लेन किया इसी तरह से आप इसको लेके चलेंगे. सो फर्स्ट आप इसमें से सबसे पहले नोड स्पेसिफाई करें. सो यू सी यहाँ पे ये एक नोड है नोड 1 जिसका वोल्टेज V1 स्पेसिफाई किया गया है, और इसी तरह से ये सेकंड नोड है V2, एंड थर्ड नोड इज बेसिकली ग्राउंड. सो इन नोड्स को आप देखें तो यहाँ पे अब आपने बेसिकली मैंने यही बात की थी कि आपने सबसे पहले सोर्सेज को देखना है, और सोर्सेज को देखते हुए आपने पूरे सर्किट में डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट के पूरे जो फ्लो है उसको देखना है कि वो कैसे फ्लो करेगा. सो यहाँ पे देखें तो दिस इज द करंट
सोर्स, एक ही करंट सोर्स है विच हैज वैल्यू 6 ई रेज़ टू पावर माइनस 2t और डायरेक्शन इसकी टुवर्ड्स राइट है। सो बेसिकली अब जो करंट पूरे सर्किट में एंटर होना है वो बेसिकली एंटर होना है इन V2। So starting entering current in V2 is only one current which is coming from this source. अब ये V2 के अंदर जब एक करंट एंटर हो रहा है सो दिस करंट इज फर्दर डिवाइडिंग इनटू थ्री पार्ट्स। कुछ करंट इधर चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया, ये दोनों करंट तो बेसिकली यहाँ पे पहुंच के ग्राउंड हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ करंट जो सा वो ऊपर कैपेसिटर की तरफ चला गया। सो इन V2 बेसिकली वन करंट इज एंटरिंग एंड थ्री करंट्स आर लीविंग। इसी तरह से ये जो करंट ऊपर नोड 2 में से ऊपर गया है कैपेसिटर की तरफ, सो यही करंट एक्चुअली जो सा वो नोड V1 के अंदर एंटर होगा। ओके, सो इन V1 दिस इज ओनली देयर इज वन दिस वन एंटरिंग करंट एंड फर्दर ये जो करंट है वो V1 के अंदर फर्दर डिवाइड होगा इन थ्री पार्ट्स। सो एक जो सा वो इस इंडक्टर की तरफ चला जाएगा, एक इस रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा एंड तीसरा जो सा वो लिविंग करंट जो होगा वो वापस इस सोर्स की तरफ जाएगा। ओके, सो इस तरह से बेसिकली अब जो सा वो डायरेक्शन ऑफ करंट्स हम यहाँ पे लेंगे। सो हेयर यू सी के यहाँ पे जो करंट है वो बेसिकली V2 से V1 की तरफ फ्लो कर रहा है। सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है यहाँ से बेसिकली V2 से करंट आ रहा है और V1 में जा रहा है। तो बेसिकली V2 इज हायर वोल्टेज, सो ये हायर वोल्टेज है एंड V1 इज लोअर वोल्टेज। ओके, सो अब जब आप इन के सर्किट्स की एलिमेंट्स की इक्वेशंस लिखेंगे करंट की, सो उन इक्वेशंस के अंदर जो है वो एक ही शेयर्ड एलिमेंट होगा V2 और V1 के दरमियान विच इज दिस कैपेसिटर। ओके, एंड इट्स कैपेसिटर की इक्वेशन में जो वोल्टेज लेंगे दैट वुड बी नेट वोल्टेज विच इज V2 माइनस V1। okay, because V2 is higher and V1 is lower, so V2 minus V1 will be the voltage which will be used for this capacitor। बाकी आप इस इंडक्टर और रेजिस्टर्स को देखें तो ये V1 और ग्राउंड के दरमियान कनेक्टेड है। सो दैट मीन्स कि इनके वोल्टेजेस में सिर्फ V1 वोल्टेज ही आएगा, ये ओनली V1 डिपेंडेंट है। एंड सिमिलरली ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है सो ये बेसिकली V2 और ग्राउंड के दरमियान कनेक्टेड है। सो दिस विल बी these both will be only V2 dependent। ओके, इनकी इक्वेशंस में करंट की इक्वेशंस में सिर्फ V2 आएगा। सो इस तरह से अब आप इसी फ्लो को लेके करंट के डायरेक्शन को देख के चलेंगे एंड दिस सोर्स इज बेसिकली शेयर्ड बिटवीन V1 एंड V2। सो दोनों नोड्स की जब इक्वेशंस आप लिखेंगे तो उस दोनों नोड्स की इक्वेशन में ये सोर्स आएगा। ओके, सो एक में पॉजिटिव हो जाएगा और एक में नेगेटिव हो जाएगा एंड दैट डिपेंड्स के जो भी इक्वेशन की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनका साइन बनेगा वो साइन लेके आप चलेंगे। एंड हेयर आर द फाइनल इक्वेशंस जो कि आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस गिवन है। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं।